Real estate से related कोई भी सवाल पीके सब्रवाल वाई मीडिया would like to welcome you to Radio Y South Asian Pulse drive time पे पीके जी कैसे हैं आप? How are you? थैंक यू वेरी मच सारा। हमने पिछले हफ्ते आपको मिस किया, आज भी हम नहीं थी, ठीक है ना? जी। तो चलो, यू आर वेलकम एंड गॉड ब्लेस यू और सब ठीक रहे एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जी सारा। बिल्कुल पीके जी, आपके ब्लेसिंग्स रहे पीके जी, सब अच्छा ही होगा। I'm pretty sure. Thank you so much. एंड आपसे लास्ट वीक मेरी बात नहीं हुई, तो लास्ट वीक का भी इस वीक का भी सवाल है पीके जी, कैसे हैं आप? इतने दिनों के बाद बात हुई है। हाउ आर यू? वो कहते हैं ना सावन हरे ना भादो सूखे जी। तो बस वही हमारा हाल, हम वैसे के वैसे ही हैं। ठीक है जी, ठीक है ना। उम्र बढ़ रही है ना घट रही है। ऑल टाइम यंग पीके जी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी उम्र आगे रुक गई है, बढ़नी बंद हो गई है। ये हुई ना बात पीके जी, लव दिस। एनीवेज लिसनर्स, स्टूडियो नंबर जरूर नोट कर लीजिए 9052269109। रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी सवाल है जरूर कॉल लगाइए स्टूडियो पे 9052269109 एंड सवाल पूछिए पीके जी से। पीके जी, मार्केट का थोड़ा जरूर हाल बताएं, अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें जी। जी देखिए, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना रुक जाएगा और लोगों को तसल्ली हो जाएगी तो मार्केट के अंदर थोड़ी करंट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट स्लो चल रही है। बायर्स अभी तक वो जो शॉक है मॉर्गेज का, उसको अभी तक हजम नहीं कर पा रहे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। मार्केट के अंदर इस वक्त भी मैं कहूंगा ये बायर्स मार्केट है। सेलर ढूंढ रहा है घर बेचने के लिए। मार्केट ठंडी हो चुकी है, प्राइस नहीं गिर रहा, हार्डली 0.9-0.8% अभी गिरा, लेकिन सेल परचेज गिर गई है, एक्टिविटी कम हो गई है, ट्रांजैक्शंस कम हो गई हैं। दैट शोज कि मार्केट इज स्लो। पहले ये होता है बाद में प्राइस गिरता है, लेकिन ये भी प्रोडिक्शन की जा रही है कि आगे प्राइस 2-3% और गिरने की उम्मीद है। बड़ी क्लियर सी बात की जा रही है। ये सबसे बड़ा कारण इसका जो है ये माना जा रहा है कि ये हाई इंटरेस्ट रेट जो है ना, ये लोगों को खरीदने से रोक रहे हैं। अब लोग इंतजार ये कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम नीचे आएगा। जी। एंड पीके जी, आपके लास्ट लाइन से ही सवाल है, इंटरेस्ट रेट कब नीचे आएगा पीके जी? चलो, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा, उन भाई बहनों को मैं बता दूं कब नीचे आएगा, अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा। पहले मैं आपको कुछ एक सर्वे बताता हूं जो हुआ, और वो किया किसने? बैंक ऑफ कनाडा ने। उस सर्वे से आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको उम्मीद लगती है कि इंटरेस्ट रेट कब नीचे आना शुरू होगा। क्योंकि मैं इतना ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं कि मैं प्रोडिक्ट कर दूं तब आ जाएगा जी, नहीं। हम तो चलते हैं स्टैट्स के ऊपर, हम चलते हैं अलग अलग पोल्स के ऊपर, सर्वेस के ऊपर और इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर, वहां से अंदाजा लग जाता है। ये बैंक ऑफ कनाडा ने सर्वे किया और उसके अंदर, उस पोल के अंदर 27 फाइनेंशियल मार्केट प्लेयर्स बड़े बड़े, उनके ओपिनियन लिए गए और उनका ओपिनियन ये आया कि इंटरेस्ट रेट फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2024, यानी कि अब ये है आज फोर्थ क्वार्टर, एग्जैक्टली साल के बाद तक 4% तक नीचे आ जाएगा, 4% तक पहुंच जाएगा। ओवरनाइट की बात कर रहा हूं मैं प्राइम की बात नहीं कर रहा। 4% तक आ जाएगा। ये बहुत खुशखबरी है। हम पिछली बार बात कर रहे थे कि 24 में 2 बार इंटरेस्ट रेट नीचे 0.25% गिरने की उम्मीद है, लेकिन इनका मानना है कि 4 बार नीचे गिरने की उम्मीद है, क्योंकि 5% ओवरनाइट से घटकर ये 4% ओवरनाइट होने की उम्मीद है। ये इनका ये मानना है कि ये जो 22 साल का हाई जो 5% ओवरनाइट रेट जो चला और जिसने लोगों को परेशानी में डाल दिया, उसके वो दिन जाते हुए नजर हमें आ रहे हैं। और ये भी मानना है, इस पोल के अंदर कहा जा रहा है कि ये बैंक ऑफ कनाडा अपना बेंचमार्क पॉलिसी रेट जो है वो अप्रैल 2024 से गिराना शुरू करने की उम्मीद है। अप्रैल तो आ गया, सिर्फ अप्रैल। अब आप नवंबर में तो आ ही चुके हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वही 5 महीने के बाद 6वें महीने से उनको उम्मीद है कि अप्रैल 2024 से ये कटना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट नीचे आना शुरू हो जाएगा। एक और तीसरी बात इन्होंने इसके अंदर जो की कि बैंक ऑफ कनाडा विल कीप, लाइकली कहा है, साथ में लाइकली वर्ड किया है कि बेंचमार्क रेट इन द रेंज ऑफ 2 to 3%। ब्यूटीफुल। जिसको हम कह रहे थे कि बैंक ऑफ कनाडा कहता था 3 से 4% तक लाके रोकेंगे,
अब ये कह रहे हैं कि नहीं 2 से 3% आगे रुकेगा, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन लेवल और हमारी कंट्री की जो और पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो इस बात को दिखा रही है। क्योंकि बेसिकली हम लोग इस वक्त जो है ना वो टेक्निकल रिसेशन में तो आ ही चुके हैं, तो तब ये होता है तो फिर इंटरेस्ट रेट गिरने शुरू हो जाते हैं। साथ में ये भी मैं बता दूं, ये इन सब बातों के लिए 2 साल लगेंगे, क्योंकि अगले साल बात तो शुरू होगा, फिर 25 तक जाएगा। तो यही बात टीडी के चीफ इकोनॉमिस्ट जो है बियाटा करेंसी ने कही थी कि जिस रफ्तार से रेट बढ़े हैं, डोंट एक्सपेक्ट उसी रफ्तार से रेट गिरेंगे, उसको गिरने में टाइम लगेगा, क्योंकि बड़ी कॉशियस अप्रोच बैंक ऑफ कनाडा लेगा कि दोबारा इन्फ्लेशन ना आ जाए या दोबारा बाकी चीजें प्रॉब्लम में ना आ जाए। इट इज ए गुड साइन। ये मुझे लगता है कि आपकी बात का शायद जवाब था। यहाँ से आपको अंदाजा लग गया होगा कि इंटरेस्ट रेट कब से नीचे आने शुरू होंगे। जी जी बिल्कुल। एंड वैसे पीके जी, जब हम हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट की भी बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी हम लोगों की भी बात कर लेते हैं। जो हमारा कैनेडियन सोसाइटी है, मोस्टली इमिग्रेंट्स बहुत आते हैं यहाँ पे एंड रहते भी है, लेकिन आजकल अपडेट्स ये आ रही, रिपोर्ट्स ये आ रही कि मोर एंड मोर इमिग्रेंट्स आर लीविंग कनाडा, तो इसका अच्छा भी कर रहे हैं, इम्पैक्ट मैं तो पड़ रहा कहता हूँ। है। अच्छा नहीं कर रहे। जी वेल, क्या ही कर सकते हैं अब, इसका इम्पैक्ट लेकिन पड़ेगा रियल एस्टेट पे। जी देखो जी, पहले तो मैं बताता हूँ जो छोड़ रहे हैं, सबसे बड़ी फिगर आई है 2017 से लेकर 2019 के बीच में। मेजॉरिटी ऑफ इमिग्रेंट्स दे लेफ्ट कनाडा 2017, 18, 19 के बीच में, जो 20 साल का हाईएस्ट रिकॉर्ड है, 20 साल का 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 तक ये इमिग्रेंट्स वापिस चला जाया करते थे। अब 1.18, 1.1 यहाँ तक इनका नंबर्स आ गए। अब ये ज्यादा, क्योंकि वो जो सोच के आए थे हरे भरे खेत, यहाँ पर सूखा मिला उनको, मेरे ख्याल से। एक और बात, बिटवीन 2001 एंड 2021 जो परमानेंट रेजिडेंट से और उनका सिटीजनशिप अप्लाई करने का आने के 10 साल के बाद का वो ड्रॉप हुआ 40% तक। 40% उन लोगों ने जो परमानेंट रेजिडेंट अपनी सिटीजनशिप को ड्रॉप किया, लेट किया। ये क्या दिखाता है कि वो डबल माइंडेड हो गए हैं, क्या हम यहाँ के सिटीजन बने या वापस अपनी कंट्री चले जाएं। ये बहुत बड़ी इसकी ये रिपोर्ट ये कहती है जो कनाडा जो फेल हो रहा है उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए, और इमिग्रेंट्स अगर वापस ज्यादा जाने शुरू हो जाएंगे तो हमारी क्राइसिस और बढ़ जाएगी इकोनॉमी की, क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्राइसिस में थे, जिनका वो घर ही नहीं अफोर्ड कर पा रहे बेचारे, तो वापस चले जा रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम जो हमारा खराब हो गया है यहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट हमारी यहाँ पर खराब हो चुकी है, हाउसिंग वो अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा एक रीजन बना हुआ है। जैसे मैं दोबारा हेल्थ केयर सिस्टम में बड़ी प्रॉब्लम आई है, सारी सारी रात लोग हॉस्पिटल बैठे रहते हैं, तो उन्होंने जो सपने देखे वो नहीं मिले और वो वापिस लोग ज्यादा जा रहे हैं। ये दूसरी बात, जब उनको घर ही नहीं दे पा रहे, अब आप कहेंगे जी चलो उससे आपने जो कहा उसका रिलेशन में क्या असर पड़ेगा वो बाद में बोलूंगा। इन जो इमिग्रेंट्स जो छोड़ रहे हैं उनको जो उनके इश्यू है उनको रिवर्स करना पड़ेगा, तभी होंगे ना भाई। अफोर्डेबिलिटी घर नहीं है उनके लिए तो अफोर्डेबल घर बनाने पड़ेंगे, हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट लानी पड़ेगी। एक ही किस्म की ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, वो कहते हैं जी क्या है जी हमारा बिजनेस रिलेशन का हमने कोर्स कर रखा है जी, ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा है जी, या बस वो सभी वही उसी लेवल पे आ रहे हैं। अलग अलग भी आए, थोड़ा सा लीनियंट करें डॉक्टरी के अंदर भी, थोड़ा इंजीनियरिंग के अंदर भी लीनियंट करें तो बात बनती है। तो ये रिवर्स कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये बात खराब हो जाएगी। और ये बात मिस्टर बर्नार्ड ने कही कि वी नीड टू वेक अप and recognize that if we don't deliver, people will leave. And if they leave, we are in trouble. Canadian economy in trouble. क्योंकि हमारा बहुत बड़ा जो हमारी इकोनॉमी है ये इमिग्रेंट्स, क्योंकि हमारे यहाँ पर ओल्डर जनरेशन ज्यादा होगी, हमें यंग चाहिए, हमें इमिग्रेंट्स चाहिए, लेकिन उनके लिए प्लेटफॉर्म पूरी ढंग से बना ही नहीं हुआ। ठीक है ना। लेकिन जो आपका दूसरा क्वेश्चन है इसका रियल एस्टेट में क्या फर्क पड़ेगा,
नेचुरली जब इमिग्रेंट्स ज्यादा आ रहे हैं तो हमें ज्यादा घर बनाने हैं, जब वापस जा रहे हैं तो अपने आप घर सेटल हो जाएंगे धीरे 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 धीरे। रियल एस्टेट इकोनॉमी जो है वो जिसे कहते हैं जो आग ज्यादा तेज थी वो थोड़ी कम तेज हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट अफोर्डेबल घर तो लोगों को मिलेंगे जी। पर इट इज नॉट ए गुड न्यूज एट ऑल कि जैसे हमारे घर में कोई आए और अगले दिन ही चला जाए जी। तो फिर तो होश का जिसे कहते हैं बहुत बड़ा एक शर्म वाली बात है ना कि मेहमान क्या सोच के आए थे एक हफ्ते के लिए और बेचारे वो एक दिन के बाद ही चले गए। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? मैं छोटा सा जोक सुनाऊं एक? हाँ जी प्लीज। याद आ गया, एक किसी के घर आके ना एक मेहमान टिक गया, जाने का नाम ही नहीं ले रहा जी। और वो कहते जी कैसे बाहर निकालें इसको? कहते एक काम करते हैं, ये बीवी हम दोनों लड़ने बैठ जाते हैं, रोज लड़ाई करते हैं तो ये अपने आप दुखी होकर भाग जाएगा। वो 2-3 दिन लड़ाई करी, वो फिर भी नहीं गया जी। कहते क्या करें? कहते चलो कमरे के अंदर चलते हैं, वहाँ 2-3 ऊपर नीचे कुर्सियां फेंकते हैं और उसको अंदाजा लगेगा कि बड़ी जोर से लड़ाई हो रही है जी। तो अंदर से चिल्लाने लग गए कि और करेगी, हाँ करूंगा, तू करेगी, ऐसे ऐसे गालियां लड़ना शुरू हो गए। वो बेचारा स्टैची लिए और वहीं से खड़का के कहता जी मैं तो जा रहा हूँ, निकल गया बाहर। जैसे निकला तो इन दोनों ने हंसना शुरू कर दिया बड़ी जोर जोर से। वो कहता देखा मैंने क्या तुझे मारा? कहती बिल्कुल भी नहीं। कहती मैं क्या रोई थी? कहता बिल्कुल भी नहीं। बाहर से आवाज आई मैं कोई गया था? बिल्कुल भी नहीं। वो भी खिड़की के बाहर खड़ा हुआ सारी बातें सुन रहा था, कहता मैं कोई गया? बिल्कुल भी नहीं। हमें ऐसा होना चाहिए कि हम ऐसा अंदर माहौल बनाएं कि हमारा इमिग्रेंट वापस ना जाए जी। लास्ट लाइन वाज अमेजिंग। लालच में फिर आ जाए। जो उम्मीद करके आ रहा है बेचारा उसको वो चीज तो मिलनी चाहिए ना। जॉब नहीं मिल रही उसको, सिक्योरिटी के धक्के, इधर तो छोटी मोटी फैक्ट्री जॉब, अच्छे लिखे पढ़े लिखे। उस दिन मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, आई वाज कमिंग फ्रॉम इजराइल, तो मैं वहां से जब एयरपोर्ट से आया तो जो मेरे साथ जो गाड़ी थी वहां जो लिमोजिन करते हैं जो एयरपोर्ट से, तो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा मैं बताऊंगा उतरने के बाद। उतरने के बाद उसने अपना निकाला एक आईडी, कहता ये देखो। मैंने कहा डॉक्टर? कहता हाँ जी, मैं इंडिया में पंजाब में डॉक्टर था। अब वो गाड़ी चला रहे हैं तो ये बात तो ठीक नहीं है ना। हालांकि गलत काम नहीं है ये गाड़ी चलाना, भी मैं नहीं मानता गलत है, लेकिन डॉक्टर को तो डॉक्टर का जॉब मिलना चाहिए ना यहाँ पर आने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। इंटरेस्टिंग सा सवाल है आपके लिए। जी जी जी। एंड बीके जी थोड़ा देखते हैं कनाडा रियल एस्टेट से रिलेटेड हो सकता है कि नहीं। वैसे एक कोर्ट केस एंड एक डिसीजन हुआ है रियल एस्टेट से रिलेटेड इन अमेरिका, जो आई थिंक इट्स देयर इन न्यूज़ वेबसाइट्स एंड न्यूज़ पेपर्स में भी बहुत वायरल भी हुआ है ये, इट्स एवरीवेयर ऑन सोशल मीडिया एज वेल। एंड उसके बारे में थोड़ा पहले हमारे लिस्ट के साथ जरूर शेयर करें जी। आई थिंक यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। या मैं समझ गया, वो सिट्जर जो डिसीजन हुआ था एंड या अमेरिका में अगेंस्ट द बिग प्लेयर्स ऑफ रियल एस्टेट 1.78 बिलियन डैमेजेस उसके अंदर उन्होंने डिसीजन ले लिया कोर्ट ने। एंड डिफेंडेंट जो है उनको देने पड़ेंगे 1.78 बिलियन इन डैमेजेस। एंड वैसे तो अमाउंट जो है टोटल 5.36 बिलियन है, लेकिन अभी देखो आगे क्या होता है। ये सिट्जर डिसीजन कहलाते हैं, ये बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। ये बैटल चल रही थी और रियल एस्टेट कमीशन प्रैक्टिस, जो रियल एस्टेट की कमीशन प्रैक्टिसेस हैं उसके ऊपर ये लड़ाई चल रही थी। एलिगेशन था कि ये कोलिजन हुआ है अमंग द बिगेस्ट प्लेयर्स जो कि डिफेंडेंट है और उनको इतना पैसा देना पड़ेगा। और इसके अंदर जज ये भी इंजेक्शन डाल सकता है इसके अंदर कि सेलर्स टू पे लिस्टिंग एजेंट एंड बायर्स टू पे बायर एजेंट। यहाँ पर हमारे कनाडा में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता था कि लिस्टिंग एजेंट या सेलरी दोनों की कमीशन देता था, लिस्टिंग एजेंट की भी और जो बायर का एजेंट आता था उसकी। लेकिन अब ये कोर्ट वहां पर जज अभी ये मोशन लेके आ सकता है कि सेलर की कमीशन एजेंट की कमीशन देगा, बायर एजेंट की कमीशन देगा। यानी कि जो ये स्प्लिट सिस्टम है ना, जैसे कि सेलर ने 5% कमीशन दी, उसमें से 2.5% बायर लिस्टिंग एजेंट ने बायर एजेंट को दे दी। वो स्प्लिट सिस्टम लगता है ऑब्सोलीट हो रहा है और वो खत्म हो रहा है। शायद कनाडा में भी उसका असर पड़ेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। इस वक्त इस जो कोर्ट केस का असर कैनेडियन ब्रोकरेजेस में नहीं पड़ने वाला इतनी जल्दी, क्योंकि हमारे यहाँ पर मॉड्यूल डिफरेंट है जी। पीके जी सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पर पड़ेगा जी सॉरी टू इंटरप्ट पीके जी। एंड इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपसे जरूर बातचीत करूंगी। एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका सवाल हम जरूर ले लेते हैं, क्योंकि ये जो कनाडा का इम्पैक्ट है पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये थोड़ा सा डिटेल में सुनना आई थिंक हमारे लिसनर्स भी पसंद करेंगे। जी संदीप जी आप ऑन एयर है, प्लीज गो अहेड। हाँ जी नमस्कार पीके जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, कौन सा बोल रहे हैं?
मैं संदीप बोल रहा हूँ जी। जी संदीप जी। सर वो मैं आपके सेंटेंस पूरा करना था कि वो जो मेहमान तो चले गए वो बिगर सगन दे है। अच्छा सगन दे दिया है तो ऐसी सिचुएशन में कई बार क्या होता है, जो होस्ट होता है ना वही सगन दे देता है, निकलो यार ये ले लो, मेरे से सगन उल्टा ले लो तुम। सर होस्ट के पास तो पैसे है ही नहीं। हाँ जी, होस्ट के पास तो पैसे है ही नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बात मैं समझ गया कहाँ इशारा कर रहे हैं आप। वाकई नहीं है, नहीं तो मेहमान जाता ही क्यों। हाँ चलिए वो तो मजाक की बात होगी। तो अब जो सिचुएशन है इस पे रेंटल मार्केट में फर्क पड़ेगा कुछ? रेंटल मार्केट में ऑलरेडी फर्क पड़ चुका है सर। रेंटल मार्केट जो है थोड़ी नरम हुई है। रेंटल मार्केट में जब हमारे एक एक रेंटल लिस्ट के ऊपर 20-20, 30-30, 40-40 एप्लीकेशन आती थी, अब 1 या 2 रह गई हैं। ओके। आती अभी भी हैं पर फर्क पड़ा। रेंट गिरा नहीं है पर बढ़ना की रफ्तार कम हो गई और डिमांड कम हो गई। और ये पूछेंगे आप क्यों हो गई, कैसे हो गई? एक कहावत है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जो जरूरत है ना वो नई नई चीजें खुद पैदा करती है। Am I right सर? हाँ जी हाँ जी। तो अब जब ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो हमारे पास बड़ी एप्लीकेशन आती हैं। 2 बेडरूम के बेसमेंट अपार्टमेंट के अंदर हम 2 कपल मिलकर रह लेते हैं जी। एक में एक बेडरूम को एक ऑक्यूपाई करेगा, दूसरे को दूसरा। रेंट 2000 की जगह हम 2500 देने को तैयार हैं। तो अब क्या होता है, 2400 रेंट दे दिया मान लो, लैंडलॉर्ड को 400 फालतू मिल गए, उसमें चलो $100 एक्स्ट्रा खर्चा भी आ गया उसको 2000 की जगह 2400 मिल गए। और जो टेनेंट है उनको 1-1 हजार पढ़ना था, अब उनको 600 पढ़ना शुरू हो गया, उनके 400 बच गए। राइट। इसी प्रकार बाइंग के ऊपर भी को ओनरशिप की अभी स्टोरी शुरू हो चुकी है। बायर्स ऐसे आ गए हैं जो कि को ओनरशिप में 2 फैमिली मिलकर घर ले रही हैं, जो एक नहीं ले पाती। बड़े अच्छे तरीके हैं सर ये। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है रेंट बढ़ने का कि ये इस किस्म के नए आयाम खुलने शुरू हो गए, नए तरीके बनने शुरू हो गए। ठीक है सर, थैंक यू सर। वैसे मैं आपका प्रोग्राम तो बड़ा रिलीजियसली सुनता हूँ क्योंकि काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे, मार्केट की भी और रूल्स रेगुलेशन की। सर ये मतलब ये एक्चुअली जो है वो भला काम जो होता है ना करना, ये वो चीज है। सर आपने ही सिखाया है, आप ही की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। 50 साल पूरे हो गए, 51वां साल चल रहा है, जिंदगी बीत गई और मुझे लग रहा है मैं खुद भी 50 साल का शायद अभी नहीं हुआ। मेरे को खुद को ही लग रहा है। बाल अभी तक काले हैं सर, ग्रे हैं ना, मैं ग्रे करता हूँ। सेहत ऊपर ने ठीक दे रखी है और कोई किस्म का परहेज नहीं करता। ये सिर्फ तो सर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, वो फेल्ट हैट के आप आते हैं तो डैशिंग हीरो ही लगते हैं बिल्कुल। थैंक यू सर, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे मन अगर किसी का सच्चा है, स्वस्थ है, तो शरीर जरूर सच्चा और स्वस्थ रहेगा। अगर आपके मन में पाप है तो वो पाप आपकी बॉडी पे असर जरूर करेगा, जो मर्जी कहते रहिए आप। तो सच बोलना, सुखी रहना, उस चीज ने बहुत हेल्प करी हमारी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल पीके जी, एंड सही बात कहा संदीप जी ने। आप इतने डिटेल में समझाते हैं ना, जस्ट मन ही करता है सुनते रहें पीके जी। एंड अपॉलॉजीज पीके जी, मैंने थोड़ा इंटरप्ट कर दिया आपको। नहीं, बल्कि हम जिनके लिए बैठे हैं हाँ जी, वो तो बहुत ही जरूरी है ना। हाँ जी, उनकी बात सुनना। देखो मैं एक बताऊं बात जी, बिल्कुल। जो इन्होंने मुझे कहा, इन्होंने खुश होकर सुना, पर कुछ ऐसे भी होंगे जो मुझे मुझसे नफरत भी करते होंगे, जब क्योंकि मैंने तो सच्ची बात करनी है ना। मैंने ये तो देखना नहीं ना कि कौन खुश है कौन नाराज है। मैंने तो सीधी बात करनी है। उसमें जो अपने पर ले रहा है वो गलत ले रहा है तो गलत है, जो सच ले रहा है वो सच है। हमने तो आगे से निकल जाना है। एक हाथी है ना, वो चलता है तो उसको दूर से जानवर गुर्रा रहे होते हैं, कुत्ते भौंक रहे होते हैं, पर जब वो आगे से निकलता है तो कुत्ते थोड़े और पीछे हो जाते हैं। वो तो चलता रहता है मस्त अपना। क्या ख्याल है आपका इसका? बिल्कुल, ये एक्चुअली करेक्ट बात है जी, बिल्कुल सच्चाई बात है ना ये। सच्ची है, तो इसीलिए मेरा धर्म ये कहता है कि मैं सच बात बोलूं, सीधी बात बोलूं, जितना मैं समझता हूं। उसको जो जिस ढंग से लेता है वो लेता रहे। एक बड़ी मशहूर कहावत है, मुझसे नफरत करने वाले कमाल का हुनर रखते हैं, मुझे देखना भी नहीं चाहते और मुझ पर नजर रखते हैं। क्या बात है। हाँ, बात है। कमाल का हुनर रखते हैं, मुझे देखना भी नहीं चाहते और मुझ पर नजर रख रहे हैं। तो पूछो इंटरेस्ट तो है पर नफरत भी है। होती रहे, हमने अपनी बात कर देनी है। इन भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने कहा कि उनको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगता है। तो मैं बात कर रहा था
वो जो आप कोर्ट डिसीजन की बात कर रहे थे, जी। सिरसर डिसीजन, उसका नाम सिरसर डिसीजन है, लेकिन मैं वो जो है आपका और इसका इम्पैक्ट कैनेडियन ब्रोकरेजेस में होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तरीके यहाँ भी बदलेंगे। ये मुझे लगता है कि अब ये फ्लैट फी सिस्टम भी बहुत जल्दी होने वाला होगा, कि कमीशन जैसे 2.5%, 3%, 5% की जगह फ्लैट फी वाली बात भी मुझे लगता है ये होने जा रही होगी, कनाडा में भी जल्दी आएगी, जिसमें भी चलो एक 10,000 की फीस ले ली, बात खत्म, दूसरे को भी 10,000 की फीस। दूसरा डिसीजन सेलर के एजेंट को देगा, बायर के एजेंट को देगा। लेकिन उसके अंदर ये भी एक है कि अगर उन्होंने आपस में पहले फैसला कर लिया देगा, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये भी हो सकता है कि इसके ऊपर यहाँ पर एक जिसे कहते हैं एक किस्म से एक खाली जगह रख दी जाए कि अगर सेलर वांट्स ही कैन गिव बोथ, अदरवाइज ऐसे होगा। इसमें कुछ चेंजेस मुझे होती नजर आ रही हैं। एक बात और बता दूं मैं, ये कैंसस सिटी में हुआ ये सारा काम, जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें कुछ बिगेस्ट प्लेयर ने आपस में कोलिजन किया, जिसके अंदर नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स नार्ज जो फेमस है, केलर विलियम्स वगैरह है, होम सर्विसेज ऑफ अमेरिका है, इसमें रीमेक्स भी था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सेटल करने के लिए प्रपोजल डाल दिया। ज्यूरी को फेस करने की बजाय उन्होंने सेटलमेंट के लिए ऑफर कर दी। ये भी एक अच्छी बात की उन्होंने। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस लीगल बैटल के अंदर एक और कुछ अलग बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सच एज कंपास है, वहां पर EXP आपने सुना होगा, EFC वर्ल्ड होल्डिंग्स, EXP का नाम सुना होगा, बहुत फेमस, अभी कनाडा में भी हैं वो लोग, रेडफिन वगैरह है, और एक लग्जरी ब्रांड है डॉगलस एलिमेंट के नाम से, वो डाल रहे हैं। ये भी हो सकता है कि डिफेंडेंट अफोर्ड ही ना कर सकें इस लॉसूट को, और हो सकता है सुनने में आ रहा है कि ये बैंकरप्ट इनको होना पड़े। बहुत बड़ी बात है ये, छोटी बड़ी बिलियंस की बात हो रही है। और इसके अंदर ये देखना बाकी रह गया कि ये जो इतना बड़ा जो है केस आ रहा है, उसमें लीगल कॉस्ट, वो फ्रेंचाइज ओनर्स भी है ना, जैसे अलग अलग ब्रोकरेजेस के अलग अलग फ्रेंचाइज होती हैं, ओनर्स, और बहुत हद तक एजेंट्स के ऊपर ही वैसा डालेंगी। ये आपने जो क्वेश्चन पूछा, वाकई ये हर जगह फैला हुआ है, ये हर जगह सोशल मीडिया में आया हुआ है जी। और ये इंजेक्शन जो है ये कम्प्लीटली चेंज कर देगा रियल एस्टेट एजेंट्स को कैसे पेमेंट की जाती है, उसका तरीका बदलेगा। आई थिंक इट विल बी ऑल फॉर द बेस्ट। क्योंकि देखो मैं आपको एक और बताऊं सारा, चाहे मैं रियल्टर हूँ, कमीशन तो बहुत ज्यादा हो चुकी है रियल्टर्स की, ये तो मानना पड़ेगा। जिस वक्त हम 2% 2 लाख का घर बेचते थे, तो तब हम उसको 2.5% कमीशन लेते थे, ठीक है, 5,000। आज वो 2 लाख वाला घर 2 मिलियन का हो गया, 10 गुना कमीशन, अभी भी 2.5, यानी कि अब हम 5,000 की जगह 50,000 कमीशन ले रहे हैं। सैलरी तो उतनी नहीं बढ़ी, इनकम तो उतनी नहीं बढ़ी, हमारी इनकम 5,000 से 50,000 क्यों हो गई, विच इज बैड। ये जो चीजें हैं ना, हालांकि मैं अब मेरे कोई रियल्टर भाई मेरे अगेंस्ट ही बोलेंगे, ये तू क्या अपने अगेंस्ट बोलता जा रहा है, फिर वही वाली बात, सच बोलना आगे निकल जाना जी, ठीक है ना जी। और ना इतनी ज्यादा कमीशन होती, ना इतने लाखों रियल्टर्स के इस लालच में अंदर आते, और ना ही वो लाखों रियल्टर फेल भी होते, क्योंकि वो ये देख के अंदर आते हैं कि सबरवाल के पास अगर बेंटली है या लैम्बोर्गिनी है या मज़राटी है या कोई हाई एंड कारें हैं, तो मेरे पास भी होंगी। ये नहीं पता कि सबरवाल इस बुढ़ापे में 16 घंटे काम करता है, और उसको काम करते हुए कई डिकेड्स बीत गए, तो लेकिन कई नए कामयाब भी हो रहे हैं। तो ये जो ज्यादा इनकम है ना, वो भी अट्रैक्ट करती है, फिर लोग कई फेल हो जाते हैं। तो मेरे को लगता है इनकम में भी एक लगाम लगना चाहिए, और ये जो केस चल रहा है, आई थिंक इट इज ऑल फॉर द बेस्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था आपका सारा, ये वाला, ये आपने मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा लगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं कुछ अपने इवेंट के बारे में बता दूं और चलूं, क्योंकि अब गला मेरा भी सूख रहा है जी बिल्कुल, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए, हमने 5 नवंबर को 1 डे इवेंट किया था, जिसमें कुछ और ब्रोकरेज भी आई थी, बहुत कामयाब हुआ था, और उसके अंदर हमने ह्यूज डिस्काउंट, $2-2 लाख तक के डिस्काउंट दिलवाए थे अपने क्लाइंट्स को, डिपेंडिंग ऑन द परचेज प्राइस।
और हमने रेंटल टॉप अप भी करवाया था $1500 तक का पर मंथ की आपको अगले 2 साल तक रेंट के अलावा 1500 और देंगे ताकि आपको माइनस ना हो, आपका कैश फ्लो माइनस ना हो। प्लस हमने एक्सटेंडेड डिपॉजिट स्ट्रक्चर करवा दिया था लोगों की जरूरतों के हिसाब से वहीं खड़े खड़े बिल्डर से अप्रूव कराकर, और हमने क्लोजिंग्स भी 2 to 3 साल लेट करवा दी ताकि ये बुरा वक्त 24 का 25 का निकल जाए, 26, 27, 28 तक की हमने आगे तक की हमने क्लोजिंग करवा दी। बहुत कामयाब रहा विद हाई डिमांड। जो लोग संडे को नहीं आ सके थे, अब हमने जान के इस बार सैटरडे रखा, हमने बिल्डर से अप्रूव करा लिया। एक दिन का और हम अब कर रहे हैं 18 नवंबर को सैटरडे को। पर इस बार एक और ट्विस्ट है इसके अंदर कि इस बार सिर्फ न्यूजन रियल्टी एक्सपर्ट्स कर रहा है, सिर्फ हमारी ब्रोकरेज कर रही है। हमारे न्यूजन रियल्टी एक्सपर्ट्स के सिर्फ रियल्टर कर रहे हैं, जिसमें टीम सब्रवाल भी है। सिर्फ हमारे क्लाइंट्स को हम ये बेनिफिट देंगे, एक्सक्लूसिव हमारे लिए सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत बड़े बेनिफिट। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा भी आप हमारे को मिल सकते हैं, उससे पहले मिल सकते हैं। हम आपको बहुत लो राइज के प्रोजेक्ट्स भी आपके आगे पेश करेंगे, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लो राइज के पेश करेंगे जिसके अंदर आप हैरान हो जाओगे कि ये क्या हुआ, इतना जबरदस्त क्या। तो ये जो है आपका मैं बता दूं कि 18 नवंबर, इसको आप याद रखिए। और उसके अंदर जो है ये आपका 12 से 6, ये इवेंट 12 से 6 होने जा रहा है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं। सॉरी, मैं लाइन से थोड़ा हट गया। अगर इससे पहले आप मेरे को मिलना चाहते हैं तो हम आपको लो राइज के अंदर देंगे। मैं आपको लो राइज का एक एग्जांपल देता हूं। चलो, हम आपको एक ऐसा अगर फ्री होल्ड टाउन होम दे दें जो मिड 800 के अंदर हो, बिल्डर से हम आपको 2 अपार्टमेंट बना के देंगे लीगल, दोनों को आप एयरबीएनबी में चला सकते हैं। पेमेंट सिर्फ $2000 महीना दोगे शुरू के 30,000 के बाद, टोटल 74,000। 4 सीजन ये जगह है, 4 सीजन। और सिमको लेक, सिमको, तो आपको डबल 2 यूनिट बना के देंगे, आपका एयरबीएनबी से कॉन्ट्रैक्ट करवा के देंगे। पॉजिटिव कैश फ्लो 900 से लेके 4000 तक होगी, डिपेंडिंग कितना बड़ा आप लेते हो। और उसके बाद पेमेंट के अंदर प्लस आपको गिफ्ट्स बिल्डर से अलग दिलवाएंगे, कायक वगैरह ये वो सब कुछ, फिशिंग रॉड, फिशिंग गैजेट्स वगैरह, चेयर वगैरह। और उसके टॉप अप हम भी आपको कुछ गिफ्ट्स देंगे। और देखिए 8.5 लाख में आपको एक फ्री होल्ड टाउन होम नहीं मिलता, हम आपको 2 दे रहे हैं, एक के अंदर 2 बना के दे रहे हैं, बिल्डर से बनवा के दे रहे हैं, लीगल बनवा के दे रहे हैं। 2-3 मिनट वॉक टू डॉक, 2-3 मिनट वॉक टू द मेरीना, 2-4 मिनट्स वॉक टू शॉपिंग एरिया, मतलब क्लब, आप यू नेम इट, यू विल गेट इट। ब्यूटीफुल एरिया, अपकमिंग एरिया। इसकी डिटेल के लिए आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करिए, हम आपको दिलवाएंगे। 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। और यू कैन विजिट teamsabrawal.com। आप मेरे को टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए अपने नाम के साथ, ईमेल जरूर लिखिएगा और आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच सहरा। सॉरी, बीच में बोलते बोलते मेरा गला थोड़ा सूख गया था तो मैं पानी पीने बैठ गया था। अरे नो प्रॉब्लम पीके जी, ये होता ही है व्हेन वी आर टॉकिंग सो मच एंड वी आर डिस्कसिंग सो मच, प्यास लगती है। थैंक यू सो मच पीके जी। थैंक यू। और अगले हफ्ते फिर बात होगी। बिल्कुल पीके जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। बिल्कुल, प्लीज टेक केयर।